हेलो, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। अमृतुल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यूपी टीजीटी पीजीटी के जीएस निर्णायक बैच में प्रैक्टिस सेट 8 पर हम लोग पहुंच चुके हैं। 7 प्रैक्टिस सेट को हम लोगों ने सफलतापूर्वक कंप्लीट किया। आप जानते हैं कि इसमें पेड एआई वर्जन द्वारा बनाए गए सटीक प्रश्नों की श्रृंखला आपको देखने को मिलती है, और आप जानते हैं कि वर्तमान में जो टीजीटी पीजीटी के पेपर अभी हाल ही में हुए हैं उसमें एआई प्रश्नों का क्या रोल रहा है। तो उसी को आधार बनाकर हम लोगों ने एक इस सीरीज स्टार्ट की है। उम्मीद है कि आप अपना इसे समर्थन एवं प्यार जरूर देंगे। आइए शुरू करते हैं 8वां प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। अस्तो मां सद्गमय मंत्र किस उपनिषद में मिलता है? चलिए, पहला प्रश्न आप लोगों के सामने। अस्तो मां सद्गमय मंत्र किस उपनिषद में मिलता है? बताएंगे किस उपनिषद में मिलता है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा बी। सही जवाब हो जाएगा बृहदारण्यक उपनिषद। इसमें मिलता है अस्तो मां सद्गमय। और क्या मिलता है? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। हम ब्रह्मास्मि, मैं ही क्या हूँ? ब्रह्म हूँ। असदोमा सद्गमय, अहम ब्रह्मास्मि। यम नचिकेता संवाद यदि आपसे पूछे, यम नचिकेता, यम का अर्थ हो जाएगा यमराज से। यम नचिकेता संवाद किससे मिलता है? कठोपनिषद से। हमारे आदर्श स्वामी विवेकानंद क्या कहते थे? उठो, जागो और तब तक चलो, और तब तक चलो, तब तक चलो जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। उत्तिष्ठति, जागृति, प्राप्त, परान निबोधयत्। इसमें लिखा है, कठोपनिषद में लिखा है। प्रश्न उत्तर शैली में कौन लिखा है? केन उपनिषद। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? आप लोग जानते हैं कि कहाँ से प्राप्त हुआ है प्रसिद्ध महान स्नानागार? तो सही जवाब हो जाएगा मोहनजोदड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये दोनों प्रमुख स्थान हैं। हड़प्पा और हमारा सही जवाब हो जाएगा मोहनजोदड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी किसने कहा था? जुड़वा, बहुत बार एक प्रश्न पूछता है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी किसने कहा था? पिग्गट। किसने? पिग्गट महोदय ने इसे जुड़वा राजधानी कहा था। चलिए, और आगे बताते हैं आप लोगों को मोहनजोदड़ो के बारे में कुछ और। तो यहाँ से जो महान स्नानागार मिला था, इसे आश्चर्य, विश्व का आश्चर्य किसने कहा था? महान स्नानागार को विश्व का आश्चर्य किसने कहा था? तो मार्शल ने कहा था। किसने कहा था? मार्शल ने इसे विश्व का आश्चर्य कहा था। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? 1922 में राखाल दास बनर्जी ने। राखाल दास बनर्जी ने की थी। राखाल दास बनर्जी ने की थी। कहाँ पे स्थित है यह मोहनजोदड़ो? पाकिस्तान में। कहाँ पे? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में यह स्थित है। और नदी इससे संबंधित कौन है? किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे यह स्थित है। यहाँ से स्नानागार मिला, और कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली थी। कांसे की नर्तकी, खूब एग्जाम में तो समझ लीजिए हजारों बार एक फैक्ट पूछा जा चुका है कि कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? कहाँ से मिली है भाई? मोहनजोदड़ो से मिली है। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक चीज और यहाँ से याद कर लीजिए, कालीबंगा से क्या मिला है? तो यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। खूब प्रश्न पूछता है कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? कालीबंगा से मिलते हैं। चलिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कलर लिया जाए भाई, बताइए, जो अच्छा लगे देखने में। चलिए इसको ले लेते हैं। बौद्ध धर्म में निर्वाण का क्या अर्थ है? बौद्ध धर्म में निर्वाण का क्या अर्थ है? तो तृष्णा और दुख का अंत। तृष्णा और दुख का अंत। तो बौद्ध धर्म में क्या कहा गया कि दुख है, दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण यानी निरोध है, और निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख निरोध गामिनी, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ये चार आर्य सत्य हैं। बौद्ध धर्म में चार आर्य सत्य कौन कौन से हैं? पहला दुख है, समस्त संसार दुखमय है। उस दुख का कारण है, दुख का कारण क्या है? हमारी तृष्णाएं। दुख निरोध अर्थात उस दुख को रोकने के उपाय हैं, और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, और उपाय कौन कौन से हैं? फिर इसी का विस्तार अष्टांगिक मार्ग हो जाता है। फिलहाल आप लोग निर्वाण का अर्थ, तृष्णा और दुख का अंत से समझिए। जैन धर्म का अनेकांतवाद किस सिद्धांत का प्रतिपादन करता है? तो यह सत्य के बहुआयामी स्वरूप का बात करता है। अनेकांतवाद को ही स्यादवाद, इसे ही सप्तभंगी सप्तभंगनीय का सिद्धांत, इसे ही सापेक्षता का सिद्धांत, इतने नामों से इसे जाना जाता है। क्या है सापेक्षता का सिद्धांत? एक कहानी मिलती है कि एक हाथी है और कई अंधे व्यक्ति हैं। तो हाथी का कोई पाँव पकड़ता है तो कहता है यह खंभा है, कोई पूंछ पकड़ता है तो कहता है झाड़ू है, कोई उसके कान पकड़ता है तो कहता है सूप है। मतलब किसी एक वस्तु के कई रूप हो सकते हैं। इसमें 7 बातें की गई हैं। अर्थात जब तक हमें किसी एक वस्तु को सत्य नहीं मान लेना चाहिए, यही है स्यादवाद या अनेकांतवाद। मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है? विशाख दत्त। और इनका एक प्रसिद्ध नाटक है देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं, गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, या इन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहा जाता है। इनकी भाई हैं रामगुप्त। इनके एक भाई थे रामगुप्त। रामगुप्त की पत्नी कौन थी? ध्रुव देवी। इनकी पत्नी कौन थी? ध्रुव देवी। रामगुप्त की हत्या करके चंद्रगुप्त द्वितीय ने ध्रुव देवी से विवाह किया था। और इन्हीं सब बातों को देवी चंद्रगुप्तम में क्या किया गया है? लिखा गया है। ह्वेनसांग भारत किस शासक के शासन काल में आया था? चलिए भाई, ह्वेनसांग कब आया था? तो 629 ईस्वी में आया था। 629 ईस्वी में आया था। किसके शासन काल में आया था? तो हर्षवर्धन के शासन काल में आया था। और इसके बारे में बताइए। इसकी एक प्रसिद्ध रचना है। हर्षवर्धन कब आया था? इसकी एक प्रसिद्ध रचना है, उसको कहते हैं सी यू की। सी यू की। सी यू की। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी यू की। और इसके बारे में कब गया था यहाँ से? 645 ईस्वी में। कब गया था? 645 ईस्वी में गया था। 629 ईस्वी में आया, 645 ईस्वी में चला गया। लगभग कितने वर्षों तक रहा? 16 वर्षों तक रहा। और इसने अपना प्रस्थान कहाँ से किया था? प्रयागराज से किया था। ठीक है। चलिए, इसने अध्ययन कहाँ किया? वेनसांग अध्ययन कहाँ किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में। नालंदा
विश्वविद्यालय में इसने अध्ययन किया था। तुजुक ए जहांगीरी किसकी आत्मकथा है? तुजुक ए जहांगीरी किसकी आत्मकथा है? तो जहांगीर का नाम उसमें आया है तो किसका हो जाएगा? जहांगीर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। फतेहपुर सिकरी को राजधानी के रूप में छोड़ने का मुख्य कारण क्या था? इसकी स्थापना किसने की थी? अकबर ने की थी और उसको राजधानी भी बनाया था, लेकिन कुछ समय बाद क्यों छोड़ दिया गया? तो जल की कमी के कारण फतेहपुर सीकरी को छोड़ दिया गया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी लैप्स ऑफ डॉक्ट्रिन या लैप्स का सिद्धांत किस गवर्नर जनरल ने लागू किया था? इसे और एक क्या कहते हैं? व्यपगत का सिद्धांत। व्यपगत का सिद्धांत किसने लाया था भाई? लॉर्ड डलहौजी। और इसने क्या किया था भारत में? तो रेलवे की शुरुआत इसी के समय हुई थी। तार एवं डाक सेवा इसी के समय शुरू हुई थी। और कुछ चीजें यदि आप जानते हो तो जरूर बताइएगा। कैनिंग के समय क्या हुआ था? कैनिंग कैनिंग के समय 1857 का विद्रोह हुआ था। यदि पूछे कि जब 1857 का विद्रोह हुआ उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो कैनिंग ही थे। और रिपन के समय क्या हुआ था? इन्हें किसने भारत के उद्धारक की संज्ञा दी थी? आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा किसने दी थी? 1882 में स्थानीय स्वशासन की इन्होंने शुरुआत की थी। स्थानीय स्वशासन की इन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी लॉर्ड रिपन ने। और कुछ इन्होंने किया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को एग्जाम में पूछता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में आया था और इसे लॉर्ड रिपन ने समाप्त कर दिया था। चलिए कर्जन के समय जानते हैं आप लोग कि 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? लाहौर का अधिवेशन था। नदी कौन सी थी? नदी कौन सी है? और रावी नदी के तट पर यह अधिवेशन हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। कौन अध्यक्ष थे? जवाहरलाल नेहरू। तारीख क्या है भाई? तारीख क्या है? चलिए बताइए। 31 दिसंबर 31 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ और यहीं पे इसी अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को 26 जनवरी 1930 को राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया और यह निर्णय हुआ था कि प्रत्येक वर्ष इसी दिन राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। लेकिन 15 अगस्त को स्वतंत्रता मिल जाने के कारण इस तारीख को यादगार बनाने के लिए 26 जनवरी 1950 को भारत को गणतंत्र घोषित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बढ़िया प्रश्न है। पूछे कि प्रारूप समिति या इसे ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं। प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग ड्राफ्टिंग कमेटी भी इसे कहते हैं। और इसका जो गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसमें कुल कितने सदस्य थे? कुल 7 सदस्य थे। कुल सदस्य की संख्या कितनी है? 7 सदस्य है। और यह भी एग्जाम में पूछता है कि सभी सदस्यों के नाम बताइए, तो ध्यान से सुनिएगा। एन गोपाला स्वामी आयंगर। एन गोपाला स्वामी आयंगर लिख लीजिएगा। एन गोपाला स्वामी आयंगर।
फिर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। तीसरा क्या हो जाएगा भाई? के एम मुंशी, कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी। नाम याद रखिएगा, कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी। अगले कौन हो जाएंगे? सैयद मोहम्मद सादुल्ला, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। और दो और हैं, इनको भी देख लीजिए। एक हैं बी एल मित्र, बी एल मित्र। और बाद में इन्हीं की जगह पे, बी एल मित्र की जगह पे कौन आ गए थे? एन माधव राव। मित्र की जगह पे कौन आ गए? भगवान कृष्ण, जो कि मित्र हैं सबके। और एक हैं डीपी खेतान, इन्हीं की मृत्यु हो गई थी। डीपी खेतान की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो डीपी खेतान की जगह पे कौन आ गए थे? टीटी कृष्णा मचारी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वीडियो को आप रिवाइज करके भी देख सकते हैं, रिपीट करने से समय ज़्यादा लगेगा। अनुच्छेद 51 ए का संबंध किससे है? तो मौलिक अधिकार से है। हमारे देश में लोग अधिकारों के बारे में जानते हैं। चलिए, कर्तव्यों के बारे में नहीं कोई जानता है, लेकिन हम लोग अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे और मौलिक कर्तव्य हमारा सही जवाब हो जाएगा 51 का ए। कहाँ से लिया गया है मौलिक कर्तव्य? रूस से लिया गया है, या यूएसएसआर भी ऑप्शन में आ सकता है। इसे संबंधित समिति कौन सी है? स्वर्ण सिंह समिति है। इसी की अनुशंसा पर इसे जोड़ा गया था 1976 में। 42वां संविधान संशोधन, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। कौन? इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। इससे भाग संबंधित कौन है? भाग। मौलिक अधिकार से संबंधित भाग कौन सा हो जाएगा? 3। मौलिक कर्तव्य से संबंधित भाग कौन सा हो जाएगा? 4 का ए। नीति निर्देशक तत्व 36 से लेकर के 51 अनुच्छेद है, भाग कौन सा हो जाएगा? 4। नागरिकता भाग कौन सा हो जाएगा? 2। अनुच्छेद कितने हो जाएंगे? 5 से लेकर के 11 तक। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का कार्यकाल होता है भारत के राष्ट्रपति का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अनुच्छेद, राष्ट्रपति का अनुच्छेद कौन सा है? 52 में लिखा है कि भारत का एक क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस पद्धति से होता है? तो राज्यसभा का अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? आर्टिकल 80। 79 किसका हो जाएगा भाई? संसद का। संसद 80। राज्यसभा हो जाएगा 81। लोकसभा हो जाएगा, तो सरला, सरला को याद रखिएगा, सब याद रहेगा। 79, 80, 81 हमारा सही जवाब हो जाएगा बी। वित्त विधेयक सबसे पहले किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो सामान्य कहाँ पे प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। राज्यसभा में मात्र 14 दिन के लिए जाता है। और वित्तीय बजट, वित्तीय वार्षिक विवरण, जो बजट पेश होता है हर साल 1 फरवरी को, उसे संविधान में वित्तीय वार्षिक विवरण कहा गया है। अनुच्छेद इससे संबंधित हो जाएगा 112। बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। धन विधेयक किस अनुच्छेद में है? 110 में। भारत में मौद्रिक नीति का संचालन कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक करेगा। और इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। मुद्रास्फीति का क्या अर्थ होगा? मुद्रास्फीति से सामान्यतः अर्थ आप मान लीजिए महंगाई से वस्तुओं एवं सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि। यदि तो 35 रुपया है,
₹37 लीटर हो जाए तो क्या हो गया? मुद्रास्फीति की घटना घट गई। मुद्रा अस्फीति हो जाए तो कोई चीज ₹40 से ₹35 बिकने लगे तो मुद्रा अस्फीति हो जाएगी। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून देखिए, मान लीजिए भारत है, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व। कह रहा है कि भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून जो इधर से आता है मानसून, अरब सागर शाखा मतलब यहाँ पे जो अरब सागर है, सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करती है? तो आप जब भारत बनाएंगे तो यहाँ पे कौन सा राज्य है? केरल। तो भारत की दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब शाखा किस राज्य में प्रवेश करेगी सबसे पहले? केरल में। दूसरा प्रश्न क्या बनता है? दूसरा प्रश्न क्या बनता है कि ये देखिए, प्रवेश तो हुआ, मानसून का प्रवेश तो हो गया, अब वापिस आएगा कि नहीं आएगा? तो आएगा। कैसे आएगा? यहाँ से आएगा, उत्तर पूर्व। लौटता हुआ मानसून बोलते हैं किसे? उत्तर पूर्वी मानसून को। उत्तर पूर्वी मानसून को क्या बोलते हैं? लौटता हुआ मानसून। एक बार यह गया, फिर वापस भी आएगा। कब आएगा वापस? अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर में। कब आएगा वापस? अक्टूबर नवंबर में। और जब वापिस आएगा तो कहाँ बारिश करेगा? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में। प्रश्न कैसे बनता है ये इसको देख लेते हैं। प्रश्न पूछता है कि लौटता हुआ मानसून को और किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर पूर्वी मानसून के नाम से जाना जाता है। कब वापिस आता है? तो अक्टूबर और नवंबर के समय वापिस आता है। लौटता हुआ मानसून कहाँ बारिश करता है? तो तमिलनाडु में बारिश करता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो भ्रंश घाटी से दो नदियां भारत में बहती हैं, नर्मदा और ताप्ती। कौन सी? भ्रंश घाटी क्या है? जैसे मान लीजिए धरती है, ठीक है, ये धरती है, और ये वाला जो हिस्सा है अचानक क्या हो जाए? जमीन में धंस जाए। अचानक जमीन में देखिए धंस गया ना। जब धंस जाएगा तो जो यहाँ से नदी बहती है इसी को क्या कहते हैं? भ्रंश घाटी कहते हैं। और उसमें से दो नदी बहती है, नर्मदा और ताप्ती। इसको याद रखिएगा। और नर्मदा का पूछता है प्रश्न कि कहाँ से निकलती है? तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है। यह भी एग्जाम में पूछता है। भारत की पांचवी सबसे बड़ी नदी है। भारत की पांचवी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा। तीन राज्यों से नर्मदा बहती है। कौन कौन से? एमपी से बहती है, फिर महाराष्ट्र जाती है। कहाँ? महाराष्ट्र जाती है। फिर गुजरात में जाके कहाँ गिर जाती है? अरब सागर, अरब सागर के खंभात की खाड़ी में। खंभात की खाड़ी में। प्रश्न पूछता है, प्रश्न पूछता है कि नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? पश्चिम दिशा में बहती है। किस दिशा में? पश्चिम दिशा में बहती है। भारत का सबसे दक्षिणी स्थल मुख्य भूमि कौन सा है? दक्षिणी पूछ रहा है तो पूर्वी कौन सा? यहाँ ऊपर उत्तरी कौन सा हो जाएगा? इंदिरा। आई से क्या हो जाएगा? इंदिरा काल हो जाएगा, जो कहाँ स्थित है? लद्दाख में। पूर्वी कौन सा हो जाएगा? किबिथु। पूर्वी किबिथु कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। उत्तरी जो आपके प्रश्न में पूछा है इसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। ये कहाँ हो जाएगा? ग्रेट ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार कहाँ पे स्थित है? अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार में। चलिए बताइए, उत्तरी कौन सा हो गया? प्रश्न क्या है? भारत का सबसे दक्षिणी स्थल मुख्य भूमि कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणी स्थल मुख्य भूमि कौन सा है? चलिए, एक हमारा और बचा है। कौन सा? गुजरात का गुहार मोती। गुहार मोती कहाँ पे स्थित है?
कहाँ पे स्थित है? गुजरात में। और प्रश्न में पूछा है मुख्य भूमि, तो जो एक आई इंदिरा गांधी या इंदिरा पॉइंट हमने बताया था ग्रेट निकोबार में, यह सुनामी जब आई थी तब डूब गया था। और मुख्य भूमि हमारा कौन सा हो जाएगा? कन्याकुमारी सही जवाब हो जाएगा। सही जवाब क्या हो जाएगा? कन्याकुमारी। और संपूर्ण भारत का दक्षिणी बिंदु यदि पूछे तो इस संपूर्ण भारत का देखिए, जैसे मैप आप बनाएंगे तो अंडमान निकोबार कहीं यहाँ पे है, इंदिरा पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, और कन्याकुमारी यहाँ पे है। पूछे कि स्थल भूमि यदि पूछे कन्याकुमारी, और संपूर्ण भारत में केवल यह पूछ दे कि दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो क्या हम लगाएंगे? इंदिरा पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो आपको कल हमने बताया था, आरबीसी, डब्लू, श्वेत रक्त कणिकाएं, प्लेटलेट्स। श्वेत रक्त कणिकाएं क्या करती हैं? व्हाइट, डब्ल्यूबीसी। प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती हैं, प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती हैं। प्लेटलेट्स क्या करता है हमारे शरीर में? प्लेटलेट्स क्या करता है भाई हमारे शरीर में? रक्त का थक्का जमाने का कार्य करता है। और हीमोग्लोबिन मानव में मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ठीक है। मेन तो करता है आरबीसी, हीमोग्लोबिन भी सही जवाब हो जाएगा। चलिए, विटामिन ई का प्रमुख कार्य क्या है? तो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करना विटामिन ई का प्रमुख कार्य है। और विटामिन ई को टोकोफेरॉल कहते हैं, टोकोफेरॉल। रासायनिक नाम विटामिन ई का क्या हो जाएगा? टोकोफेरॉल। चलिए, एक प्रश्न पूछता है कि मानव की जो आंख होती है, मानव आंख में कौन सा लेंस होता है? प्रश्न खूब पूछता है, तो उत्तल लेंस हो जाएगा। मानव आंख में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस हो जाता है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। लोहे में जंग लगने के लिए निम्न में से किन दोनों की आवश्यकता होती है? तो ऑक्सीजन होगा, और नमी जहाँ पे होगी वहाँ पे लोहे में जंग लग जाएगी। और जंग से बचाव के लिए आप जानते हैं कि पेंट और पॉलिश किया जाता है। और बचाव के लिए एक कार्य किया जाता है, जिंक की परत चढ़ाई जाती है। किसकी? जिंक की परत चढ़ाई जाती है, और इस प्रक्रिया को कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन, नाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में क्या करते हैं? जिंक की परत चढ़ाते हैं। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होगा? चलिए इसको इस तरह समझ लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे पीएच है, आप जानते हैं रेखा पे इधर बढ़ने पे कोई चीज बढ़ती है यानी प्लस, इधर होने पे घटती है। यहाँ 7 से कम रहेगा तो अम्लीय, 7 से कम रहेगा तो अम्लीय, और इधर रहेगा तो क्षारीय, 7 से ज्यादा रहने पे क्षारीय। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होगा? 7 से कम। 25 का ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए, ब्लड का पीएच मान कितना होता है? ब्लड का पीएच मान कितना होता है? तो 7.35 से 7.45 के बीच होता है, इसको 7.4 मान लीजिए, ठीक है। शुद्ध जल का शुद्ध जल या आसुत जल इसे बोलते हैं। शुद्ध जल या आसुत जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, ना अम्लीय न क्षारीय। और मूत्र का पीएच मान कितना होता है? इसे सामान्यतः 6 मान लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? इसे ओएस भी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपने मोबाइल फोन खरीदा, आप सामान्यतः लोग कौन सा फोन लेते हैं? बोलते हैं कि हमने एंड्रॉयड फोन लिया है। कौन सा? एंड्रॉयड फ़ोन। यही जो एंड्रॉयड है ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे सॉफ्टवेयर को कहते हैं जो कंप्यूटर या मोबाइल के हार्डवेयर, देखिए जो डिब्बा आप खरीद के लाते हैं मोबाइल का, ये हार्डवेयर है ना, हार्डवेयर उसे कहते हैं जिसे आप छू सकते हैं। और आप यहाँ पे बैठे हैं,
आप यहाँ पे बैठे हैं, आपके हाथ में मोबाइल है और उपयोग देखिए हार्डवेयर और उपयोगकर्ता के बीच जो इंटरफेस प्रदान करता है, मतलब आप जब अपने हाथ से इस पे टच करेंगे, एंड्रॉयड में ही टच करेंगे, किसमें? एंड्रॉयड ही होता है जो मोबाइल के सभी सिस्टम को ऑपरेट करता है यानी चलाता है। ऐसे ही लैपटॉप में क्या होता है? विंडोज होता है। लैपटॉप में क्या होता है? विंडोज होता है। समझे कि नहीं? और मोबाइल में क्या होता है? एंड्रॉयड होता है। एप्पल का फ़ोन लेंगे एप्पल का फ़ोन लेंगे तो इसमें कौन-सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? आईओएस। कभी देखेंगे तो लिखा रहेगा आईओएस, तो एप्पल का हो जाएगा। और विंडोज़ किसका है? चलिए विंडोज़ लैपटॉप, ये माइक्रोसॉफ्ट का हो जाता है। विंडोज़ किसका ऑपरेटिंग सिस्टम है? माइक्रोसॉफ्ट का। समझे कि नहीं? समझ गए? ठीक। आईपीवी4 एड्रेस, आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपीवी4 एड्रेस कितने बिट का होता है? देखिए एक आईपीवी4 होता है, आप ज़्यादा मत जानिए, ज़्यादा आपको जानना नहीं है, टीजीटी पीजीटी निकालनी है। एक आईपीवी4 होता है और एक आईपीवी6 होता है। पूछता है कितने बिट का होता है, तो आईपीवी4 32 बिट का और ये 180 128। ये आईपीवी4 आईपीवी6 वी मतलब वर्जन होता है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 32। ए पूछता कि 6 कितने का होता है, तो 128 का यहाँ लिख दे रहा हूँ आईपीवी6। एआई में कंप्यूटर विजन का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो चित्र एवं वीडियो की पहचान के लिए कंप्यूटर विजन का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? इनपुट क्या होता है? जैसे मान लीजिए कंप्यूटर है और आप इसमें जिस किसी चीज़ के माध्यम से सूचना भेजते हैं, जैसे कीबोर्ड में कुछ भी लिखेंगे तो सूचना कहाँ जाएगी? कंप्यूटर में। माउस से क्या करते हैं? सूचना भेजते हैं कहाँ पे? कंप्यूटर में। एटीएम या टच स्क्रीन फ़ोन है, उस पे टच करते हैं तो क्या करते हैं? इनपुट करते हैं, मतलब जानकारी अंदर भेजते हैं तो उसे बोलते हैं इनपुट डिवाइस। तो देखिए कीबोर्ड से आप क्या करते हैं? भेजते हैं। लेकिन मॉनिटर से आपको सूचना मिलती है अर्थात बाहर आती है, प्रिंटर से बाहर आती है, साउंड से आवाज़ बाहर आती है, तो ये तीनों क्या हो जाएँगे? आउटपुट डिवाइस। यूएसबी का पूर्ण रूप क्या होता है? परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, तो यूनिवर्सल सीरियल बस सही जवाब हो जाएगा। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। कमेंट नहीं करते हैं आप लोगों को, भगवान आपको माफ़ नहीं करेगा, इसलिए कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे